फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 की जो क्रांति थी, इसका नेचर क्या था, इसका स्वभाव क्या था, इसकी प्रकृति क्या थी, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ जो सोल्जर थे उनकी थी, कई कहते हैं ये पीजेंट्स थे, कई कहते हैं ये अनसिविलाइज्ड पर्सन थे उनकी थी। तो हम देखेंगे किस किस जो हिस्टोरियन है, किस किस पर्सन ने इसको क्या क्या नाम दिए, और हम एक कंक्लूजन भी इसका निकाल के देखेंगे कि हमारी तरफ से इसको, इस रिवोल्ट को क्या कहा जा सकता है। हम इसमें दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, अगर आपने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सबसे बड़ा इतिहास से कोई उदाहरण उठाना है तो वो 1857 की रिवोल्ट ही होगी। ठीक है, क्योंकि 1857 की रिवोल्ट में हिंदू और मुस्लिम लोगों ने मिलजुल कर अंग्रेजी साम्राज्य के अगेंस्ट फाइट की थी। फिर हम इसके स्वभाव के बारे में, इसके नेचर के बारे में बात करेंगे, रिवोल्ट की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि पहले हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं। अगर आप पूरी रिवोल्ट को देखें इसको, तो यहाँ पे जो चाहे कोई हिंदू मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम लोग हों, चाहे सोल्जर हो, चाहे लीडर हो, तो इन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम लोगों में कंप्लीट कोऑपरेशन इस रिवोल्ट में देखा गया। ठीक है ना। फिर हम एक बात और देखते हैं कि जैसे बहादुर शाह जफर को सभी जितने भी रिबल्स थे, चाहे वो मुस्लिम बैकग्राउंड से, चाहे हिंदू, चाहे किसी और रिलीजन से, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को एक सिंबॉलिक हेड के रूप में मान के चले। ठीक है, इकट्ठे होकर वो बहादुर शाह जफर, आपको पता है कि ये लास्ट मुगल एम्परर थे मुगलों के रूल के। ठीक, और जब मेरठ में जो हिंदू स्पॉइस थे, वो सबसे पहले वो दिल्ली की तरफ ही चले थे, क्योंकि दिल्ली जो मुगल साम्राज्य थी उनकी कैपिटल होती थी दिल्ली। तो हिंदू सिपाही इकट्ठे होकर ये सब मुगल इंपीरियल कैपिटल दिल्ली की ओर बढ़े थे। फिर मौलाना आज़ाद है, मौलाना आज़ाद का एक बात उन्होंने कही थी कि इस जो राइजिंग ऑफ 1857 है, इसमें 2 फैक्ट्स देखे जा सकते हैं। ठीक है ना, जो ये 1857 की रिवोल्ट है, अगर हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करें तो इसमें 2 फैक्ट देखे जा सकते हैं। पहला फैक्ट तो ये होगा कि इसमें हिंदू और मुस्लिम लोगों में रिमार्केबल सेंस ऑफ यूनिटी पाई गई। ठीक है, और दूसरा फैक्ट ये होगा कि लोग फिर भी, चाहे मुगल एम्पायर में हम सुनते आते हैं कि मुगल एम्पायर ने लोगों पे अत्याचार किया, मुगल एम्पायर ने लोगों के साथ बहुत ही उनके साथ उनको फोर्स किया, उनके साथ धक्का किया। ठीक है ना, बट फिर भी जो लोग थे कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर को लेकर, मुगल एम्पायर क्राउन से कहीं ना कहीं लॉयल्टी रखते थे लोग। फिर भी 2 फैक्ट देखने को मिलते। ठीक है, जो रिबल सिपाहीज थे, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुस्लिम हो, वो एक दूसरे के सेंटिमेंट्स की कदर करते थे, एक दूसरे के इमोशंस की कदर करते थे, चाहे रिलीजियस इमोशंस हो, चाहे पॉलिटिकल इमोशंस हो, वो एक दूसरे की कदर करते थे। ठीक है, जब थोड़ी बहुत ये रिवोल्ट सक्सेसफुल होने लग गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, जो काउ स्लॉटर था उसको बैन कर दिया गया था, और वो पूरी तरह से बैन कर दिया गया कहीं पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है ना, जो मुस्लिम और हिंदू थे इस रिवोल्ट में इक्वली रिप्रेजेंट किए जाते थे। जैसे नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था वो अजीमुल्ला था। ठीक है, और ये जो अजीमुल्ला था वो एक्सपर्ट था पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाने में, जहाँ किसी को एड करने में ये बहुत आगे था अजीमुल्ला। ये नाना साहब को असिस्ट कर रहा था, और लक्ष्मीबाई को असिस्ट किया जा रहा था अफगान सोल्जर्स के द्वारा। तो हम आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को इस रिवोल्ट में मिल रही थी, और अफगान सोल्जर लक्ष्मीबाई को सपोर्ट कर रहे थे, और अजीमुल्ला नाना साहब को सपोर्ट कर रहे थे, और दोनों ही मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो इक्वली रिप्रेजेंटेड किए जा रहे थे इस 1857 की रिवोल्ट द्वारा। अब हम बात करेंगे कि इसकी प्रकृति क्या थी, इस रिवोल्ट की, इस क्रांति की प्रकृति क्या थी। ठीक है, तो इस पे लोग डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यू हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जॉन स्ले का कहना था कि ये सिर्फ जो सोल्जर थे उनकी एक ये म्यूटिनी थी, उनकी एक रिवोल्ट थी अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, और ये किसी भी, ना तो इनका कोई अच्छी तरह से कुछ अच्छा इनका लीडर था, इनका जो सिपाही थे या सोल्जर थे, इंडियन सोल्जर थे, एक्चुअली इंडियन सोल्जर ने इनके अगेंस्ट रिवोल्ट की थी ना, अंग्रेजी साम्राज्य के अगेंस्ट। ठीक है, तो ना तो इनका कोई नेटिव लीडरशिप थी इनकी कोई, ना ही इनको कोई पॉपुलर सपोर्ट थी, और ये जो स्पॉय थे, ये जो सिपाही थे, सोल्जर थे, ये बिल्कुल सेल्फिश थे, और ये देशभक्त भी नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं कि जॉन स्ले जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उनका कहना था कि ये एक सेल्फिश एक रिवोल्ट थी, अनपेट्रियोटिक रिवोल्ट थी, इसका देशभक्ति से लेना देना कुछ नहीं था। ठीक है ना,
बट फिर भी हम यहाँ पे देखें इसको, इसके जॉन सिले के इस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया जा सकता था कि बहुत सारे सिविलियन पॉपुलेशन थे, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अकेले यहाँ पे जो स्पाई थे, जो यहाँ पे सोल्जर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और बहुत सारे लोगों ने, पीजेंट्स ने जो होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, और कई तरह के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लैंडलॉर्ड ने सपोर्ट किया था। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस था, जो रिवोल्ट, तो इसको चिंगारी मिल गई थी, क्योंकि जो सिपाही थे वो अंग्रेजों से नाराज थे, अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन से सिपाही नाराज थे। हाँ, इसको रिवोल्ट को चिंगारी जरूर मिल गई थी सिपाही की डिसकंटेंट से। फिर डॉक्टर के दत्ता का कहना था कि ये तो रिवोल्ट थी 1857 की, ये एक मिलिट्री आउटब्रेक थी। हाँ, इन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि ये सिपाही की एक रिवोल्ट थी अंग्रेजी साम्राज्य के अगेंस्ट। बट इसका एडवांटेज किसने लिया, इसका फायदा किसने उठाया? जो अंग्रेजों से नाराज वहाँ के नेटिव प्रिंसेस थे इंडिया के, क्योंकि राजकुमारों के साथ, राजाओं के साथ ये धक्का करते थे अंग्रेज उन्हें कंपेल करते थे, अंग्रेज उनका राज्य हथियार लेते थे। तो कहीं ना कहीं जो नेटिव प्रोविंस थे, उन्होंने इस मिलिट्री आउटब्रेक का फायदा उठाया, और जो लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास लैंड होते थे, उनका लैंड अंग्रेजों ने छीन लिया था। इस मिलिट्री आउटब्रेक का प्रिंसेस ने और लैंडलॉर्ड्स ने फायदा उठाया। हाँ, ये मिलिट्री जो प्रिंसेस थे और लैंडलॉर्ड थे, ये अंग्रेजों के न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर से, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस हो, जहाँ जो जमीन को जब्त कर लेते थे, इनके इस नए पॉलिटिकल ऑर्डर से इनको बहुत अफेक्ट हुए लैंडलॉर्ड और प्रिंसेस। तो इन्होंने क्या किया, इस मिलिट्री आउटब्रेक का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। ठीक है ना। लास्ट फैक्टर से क्या हुआ, जो प्रिंसेस, जो लैंडलॉर्ड्स ने इस मिलिट्री आउटब्रेक को सहायता प्रदान की, इससे क्या हुआ कि ये एक पॉपुलर अपराइजिंग बन के रह गई। 1857 को की रिवोल्ट को इन्होंने, जो प्रिंसेस थे और लैंडलॉर्ड्स ने, इनको एक पॉपुलर अपराइजिंग बना दिया किन्हीं निश्चित एरियाज में। ठीक है ना। बट फिर भी ये एक ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं थी। ठीक है ना। ये सिर्फ लोकलाइज्ड किसी बहुत कम एरिया में ये फैली थी, और ये कम एरिया में ही चली थी, और इसको ऑर्गेनाइज भी अच्छी तरह से नहीं किया गया था इस मूवमेंट को। फिर आर के दत्ता आगे कहते हैं कि ये जो मूवमेंट था, इसमें यूनिटी ऑफ पर्पस की कमी थी। जैसे जो लोग फाइट कर रहे थे इसमें, उनके पर्पस डिफरेंट थे। कोई अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था, कोई अपने राज के लिए लड़ रहा था, कोई तरह तरह के उनके पर्पस थे। उनका एक पर्पस नहीं था, मतलब नेशन का तो नाम ही नहीं था। वो दे वर नॉट फाइटिंग फॉर नेशन, एक्चुअली वो अपने डिफरेंट डाइवर्स पर्पस के लिए लड़ रहे थे। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगता था यहाँ पर नेशन का कंसेप्ट नहीं था। ठीक है। और जब 20th सेंचुरी आती है 1900 के बाद, तो 1900 के बाद इसको कहीं ना कहीं पहचाना गया कि ये फर्स्ट प्लान्ड वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस थी। वो सबसे पहले इसको फर्स्ट वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस किसने कहा? वी डी सावरकर ने कहा था। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी जो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसमें कहा था कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये फर्स्ट वार थी ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। ठीक है। वी डी सावरकर ने कहा था। ठीक है। सावरकर ने यह भी कहा था कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। उसने ये भी कहा, चाहे आइडियाज लॉफ्टी हो सकते हैं सेल्फ रूल करने की, कि हमारे जो इंडियन लोग थे, चाहे वो सोल्जर हों, चाहे पीजेंट्स हों, चाहे वो सिविल्स हों, ठीक है ना, उनमें कहीं ना कहीं ये भावना आ गई थी कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। ठीक है। और ये भावना कैसे आई थी? ये भावना इसी कारण आई थी क्योंकि उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना, जब राष्ट्र भावना जाग गई थी, इसी कारण वो अपने लिए सेल्फ रूल डिमांड कर रहे थे। फिर आगे डॉक्टर एस एन सेन ने अपनी बुक में, अब उनकी बुक थी 1857, उसमें कहा था कि डॉक्टर एस एन सेन का कि शुरू में तो ये एज ए रिलीजन, एक वार ऑफ फाइट फॉर रिलीजन हुई थी। जैसे हमने आपको बताया कि चर्बी वाले कारतूस इंट्रोड्यूस किए गए थे, उससे मुस्लिम और जो हिंदू सोल्जर थे ब्रिटिश इंडिया के, उनको ऐसे लगा कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है। तो ये पहले तो ये एज ए फाइट फॉर रिलीजन शुरू हुई, बट इसकी एंडिंग कैसे हुई? ये एंड की वार ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में। ठीक है ना। हाँ, रिलीजन पे शुरू हुई, बट इसका जो अंत हुआ, इसका वार ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में अंत हुआ। फिर आगे डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि ना तो ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ना या नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, और ना ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी। ठीक है। ये कंट्री के कई पार्ट्स में तो ये जा ही नहीं चुकी, फैल ही नहीं चुकी। जैसे हम सदर्न पीपल की बात करें या कई क्लासेस की बात करें, उन्होंने तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। कई एरिया ऐसे थे जो इस वॉर से अनअफेक्टेड थे, और कई क्लासेस के लोग ऐसे थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आर.सी. मजूमदार का कहना था, ना ही तो ये नेशनल वार थी, ना ही ये फर्स्ट वार थी, और ना ही ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी। जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन होते हैं, जो मार्क्स की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, उन्होंने कहा था जिस सोल्जर और पीजेंट का
एक जो सोल्जर और पीजन, सोल्जर सिपाहियों और किसानों की एक फाइट थी फॉरेन और फ्यूडल बॉन्डर्स के अगेंस्ट, ठीक है। जो सोल्जर और किसान इकट्ठे होके आपस में एक फॉरेन और फ्यूडल बॉन्डर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का कहना था, ठीक है। पर इसको भी क्वेश्चन किया जा सकता है, इनकी हिस्टोरियन जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे इनकी स्टेटमेंट को भी क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि इस जो फाइट हो रही थी, जो 1857 की रिवोल्ट थी, इसमें कई फ्यूडल बैकग्राउंड के लीडर भी थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे। फ्यूडल उनको कह देते हैं जो लोग दूसरे लोगों को, जो दूसरी सिविल पॉपुलेशन को कोई रैंक प्रोवाइड करते हैं या उनको ज़मीन प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारे लिए लड़ो, हम आपको ज़मीन देंगे, अगर हमारे इंटरेस्ट पे कोई भी आघात पहुंचता है तो आप हमें असिस्ट करोगे, ठीक है। उनको फ्यूडल बैकग्राउंड से लोग कह देते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, कि ये एक फ्यूडल अपराइजिंग ही थी। इन्होंने सपोर्ट किया था कि ये एक फ्यूडल अपराइजिंग सी, बट कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्र भावना, जो राष्ट्रीय एलिमेंट्स थे, कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। इन्होंने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो इनकी बुक थी उसमें इन्होंने ऐसा कहा था। फिर एम एन रॉय ने ये कहा था कि जो फ्यूडलिज्म था, जो फ्यूडल पीपल थे, वो कमर्शियल कैपिटलिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे इस रिवोल्ट में। ये कोई और वार नहीं थी, ये बस फ्यूडल सिस्टम के जो लोग थे या फ्यूडलिस्ट थे उनकी वार थी कमर्शियल कैपिटलिज्म के अगेंस्ट। जो आरपी दत्त कहते हैं कि जो हमारे पीजेंट्स थे, किसान थे, ये फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ठीक है। फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट, फॉरेन रूल के अगेंस्ट लड़ रहे थे हमारे किसान, ठीक है। बट ये भी फ्यूडल ऑर्डर को ही डिफेंड कर रहे थे जो हमारे पीजेंट्स थे, चाहे वो फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं ऐसे कहा कि ये फ्यूडल ऑर्डर को बचाने के लिए किसानों द्वारा एक फाइट लड़ी जा रही थी फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट, फॉरेन रूल के अगेंस्ट। तो अब हम आगे देखते हैं कि इस रिवोल्ट को, 1857 की रिवोल्ट को कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है। जैसे कुछ अंग्रेज कहते थे, जैसे L.E.R. रीस थे, उन्होंने कहा था कि ये जो 1857 की रिवोल्ट है, ये जो रिलीजनिस्ट पीपल होते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स पीपल होते हैं रिलीजन्स के, हिंदू मुस्लिम में जो ऑर्थोडॉक्स पीपल होते हैं, उनकी फाइट थी क्रिश्चियंस के अगेंस्ट, ठीक है। जो क्रिश्चियन, देखो ये अंग्रेज मानते थे क्रिश्चियंस थोड़े लिबरल होते हैं, क्रिश्चियंस थोड़े सेकुलर टाइप के होते हैं, अंग्रेज ऐसा मानते थे, ठीक है। तो ये कहते थे जो फैनेटिक रिलीजनिस्ट थे हिंदू और मुस्लिम रिलीजन्स में, वो फाइट कर रहे थे क्रिश्चियंस के अगेंस्ट, ठीक है। और इसके बाद टी.आर. होम्स ने कहा था कि ये सभ्य लोगों की फाइट थी असभ्य लोगों के साथ, ठीक है ना भाई। असभ्य लोग ये इंडियन को बोलते, जो असभ्य लोग थे वो सभ्य लोगों के साथ लड़ रहे थे। हाँ, इनके ऐसे जो अंग्रेजों द्वारा जो दिए जा रहे थे, इस तरह के मतलब जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, इनको तो हम इनके व्यूज को तो डिसमिस कर सकते हैं, बट हम इसको एज ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके कुछ नेशनलिज्म के सीट, इसमें कुछ नेशनलिज्म के सीट्स हो जाए, इसने राष्ट्र भावना के सीट्स बोए, ठीक है। इसने एंटी एम्पीरियलिज्म के सीट्स बोए इस रेवोल्यूशन ने, बट फिर भी कॉमन नेशनैलिटी का कंसेप्ट नहीं था। मतलब पीपल थे जो वो वेरियस पर्पस के लिए लड़ रहे थे, वो एक नेशन के लिए नहीं लड़ रहे थे। यहाँ पे हम एम्पीरियलिज्म का बता देते हैं आपको। एम्पीरियलिज्म क्या होता है? जब कोई बड़ी कंट्री होती है, वो छोटी कंट्री को अपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उसको कंट्रोल करती है, छोटी कंट्री को। जब कोई बड़ी कंट्री छोटी कंट्री को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उसको कंट्रोल करती है, तो इसको इंपीरियलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो कहना है इसमें नेशनलिज्म के, इसमें राष्ट्रीय भावना के इसमें सीट्स थे, एंटी इंपीरियलिज्म के सीट्स थी, बट हम इसको एक वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते थे, क्योंकि इसमें कॉमन नेशनैलिटी का कंसेप्ट नहीं था, नेशनहुड का कंसेप्ट इसमें मिसिंग था, ठीक है ना। और ये बात भी डाउटफुल है कि जो सेपरेट कम्युनिटी, तरह तरह की कम्युनिटी जो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी, कि वो एक कॉमन नेशनहुड के लिए फाइट कर रही थी, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि जैसे सदर्न सेक्शन था उस उन्होंने तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये तो ऊपर वाले इंडिया के एरिया में ही सीमित होकर रह गई थी, ठीक है। तो और जो लीडर थे इसमें, वो डिफरेंट कोज के लिए लड़ रहे थे। किसी को अपने राज की रक्षा करनी थी, किसी को अपने लैंड की रक्षा करनी थी, और मतलब जितने भी लीडर थे उनके जो कॉज थे, पर्सनल कॉज थे, पॉलिटिकल कॉज थे, जो भी वो डिफरेंट थे। दे वर नॉट फाइटिंग फॉर नेशंस है, ओके। तो फिर डॉक्टर एस सेन का कहना है कि जो नेशनल रेवोल्यूशन होती हैं, वो जो काम होता है, नेशनल रेवोल्यूशन लाने का जो काम होता है, वो मिनॉरिटी का ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो नेशनल रेवोल्यूशन लेके आते हैं।
देखो उन मिनॉरिटी लोगों को चाहे मिनॉरिटी लोगों को शायद मास्टर्स की सपोर्ट मिले चाहे ना मिले, बट जो नेशनल रेवोल्यूशंस आती हैं वो मिनॉरिटी ऑफ पीपल के या मिनॉरिटी ऑफ पीपल के काम से ही आती हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि जो 1857 की रिबेलियन थी वो एक नेशनल करेक्टर की मूवमेंट थी, वो एक नेशनल मूवमेंट थी, ठीक है। फिर अब ऐसे भी कहा जा सकता है कि 1857 की रिवोल्ट के को फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल फॉर इंडियन टू थ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल कहा जा सकता है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि जो 1857 की रिवोल्ट थी वो अंग्रेजी साम्राज्य की रूट्स को हिलाने के लिए या उसको थ्रो अवे करने के लिए चलाई गई थी। बस इस व्यू को भी कहीं ना कहीं प्रश्न किया जाए, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि 1857 की रिवोल्ट से तो पहले से जैसे मोपला रिबेलियन, ठीक है, और कई तरह की अपराइजिंग्स हुई थी, ठीक है। उन्होंने भी इस फॉरेन रूल को डिस्ट्रॉय करने की उन्होंने भी बहुत बड़ा अटेम्प्ट किया था, बहुत सीरियस अटेम्प्ट किया था, बट फिर हम उनको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों नहीं कहते हैं, तो इससे कहा जा सकता है। बट जो एस बी चौधरी उन्होंने कहा था कि ये एक कंबाइंड अटेम्प्ट था, नो डाउट पहली जो प्राइजिंग्स होती थी उनमें एक दो क्लास ही पार्टिसिपेट करती थी, बट इसमें कई क्लासेस थे, हिंदू मुस्लिम थे, सोल्जर थे, फिर पीजेंट्स थे, तो इसमें कई क्लासेस थी जो फॉरेन पावर को चैलेंज कर रही थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, ये एस बी चौधरी का कहना है। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि 1857 की रिवोल्ट थी, उसका क्या स्वरूप था, उसकी क्या प्रकृति थी। हमने आपको डिफरेंट जो हिस्टोरियंस थे उनके व्यूज़ बताए, किन्होंने इसको एज ए फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा, किन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक स्पॉय म्यूटिनी थी या पीजेंट्स की एक मूवमेंट थी, ठीक, जहाँ अनसिविलाइज्ड जो साम्राज्य था उसकी सिविलाइज्ड साम्राज्य से फाइट थी। तो हमने आपके साथ ये सब शेयर किया। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। हम अपनी अगली वीडियो में आपके साथ इसके कंसिक्वेंसेस और रिवोल्ट के सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। So thanks for being with us.